मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मतलब कैथोड रेज की डिस्कवरी हम लोगों ने पढ़ा था और इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, किनका किनका उसमें कंट्रीब्यूशन रहा और फाइनली हम लोगों ने कैथोड रेज को एक मैकेनिज्म के थ्रू समझ लिया था कि कैथोड रेज एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे बदलाव किए गए और देखा ये गया कि सारे के सारे सब्सटेंस में वो कैथोड रेज कॉन्स्टेंटली निकलते हैं। तो उन कैथोड रेज को ही हम लोग कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का बीम कहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, इस पर बड़ा ही डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। और बात रही कि अब जो भी कैथोड रेज डिस्कवर्ड हुए उस कैथोड रेज के कैरेक्टराइजेशन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल रहा वो जे थॉम्सन का रहा। जे थॉम्सन ने ही कैथोड रेज को कैरेक्टराइज किया और कैरेक्टराइज मतलब ऐसा कैरेक्टराइज किया कि उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए। उसमें वो ये भी हम कह सकते हैं सर्टेनिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन का बीम है और ये भी कह सकते हैं कि वो निगेटिवली चार्ज्ड है, उसका मास, उस पर कितना चार्ज है, ये सारी की सारी बातें हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक जो सबसे अहम बात है कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही सर्टेनिटी के साथ कह सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ये बात हम लोग कहेंगे। तो इसको कहने में जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट है, जे थॉम्सन्स एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज, ये कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहने से ही मतलब होता है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी असर पड़ेगा, अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और affected by magnetic field, both affected by the magnetic field। इसका यही मतलब होता है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड से भी अफेक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट होगा, इस पर दोनों का अफेक्ट पड़ेगा। तो जे थॉम्सन ने यही एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके, साइमल्टेनियसली अप्लाई करके, और ये पता लगाया कि उस पर असर क्या होता है और उसी को एडजस्ट करके उन्होंने E/m रेशियो निकाला और हम आपको अभी उसका सारा प्रोसेस समझाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डालेंगे तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड में अगर डालेंगे तो किसी पोल की तरफ वो मूव करेगा, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किसी न किसी पोल की तरफ वो मूव करेगा। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है कि ये जो कैथोड रेज है इनका डिफ्लेक्शन जे थॉम्सन एस्टैब्लिश्ड ए सेटअप, एक उन्होंने सेटअप एस्टैब्लिश किया in which both the fields say electric field and magnetic field were applied simultaneously।
दोनों ही फील्ड एक साथ अप्लाई किए गए, दोनों फील्ड साथ साथ अप्लाई किए गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड में। वो सेटअप क्या था ये समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि हमने एक बड़ा सा स्क्रीन लिया है, एक बड़ा सा स्क्रीन हमने लिया, और ये जो स्क्रीन है इस पर कोटिंग कर दिया है, इस पर कोटिंग कर दिया है जिंक सल्फाइड का। ये स्क्रीन हुआ कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जिंक सल्फाइड का यूज क्यों कर रहे हैं। जिंक सल्फाइड एक फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस है जिस पर कोई भी रेडिएशन पड़ेगा तो वो ग्लो करने लगेगा और हमको पता चल जाएगा कि वहाँ कोई रेडिएशन पड़ रहा है, वहाँ कोई रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है। तो जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया है। यहाँ पर एक सोर्स हम ले रहे हैं, कैथोड रे का सोर्स। ये है सोर्स ऑफ कैथोड रेज, सोर्स ऑफ कैथोड रे। ये कैथोड रे का सोर्स लिया। सपोज कीजिए यहाँ से कैथोड रेज निकला, ठीक है ना, बिना किसी फील्ड के प्रेजेंस में, तो वो सीधा ट्रेवल करेगा और यहाँ स्ट्राइक करेगा। तो हम इसको मान लेते हैं ए, कैथोड रेज, कैथोड रेज विदाउट एनी फील्ड, विदाउट एनी फील्ड। यहाँ कोई फील्ड नहीं लगाया गया तो कैथोड रे सीधा ट्रेवल करेगा और ए पर स्ट्राइक करेगा। ए पर हमको ग्लो नजर आएगा, हम वहाँ ए लिख दिए। सपोज कीजिए कि हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, प्लस एंड माइनस, हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और यहाँ ग्लो पैदा करेगा। और हम यहाँ लिख देते हैं बी, ये बी है जहाँ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना चाहते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में ये इधर मूव कर जाता है और ये सी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि कैथोड रेज इन द मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में इधर डिफ्लेक्शन हुआ। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन होगा, और वो जो डिफ्लेक्शन होगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा ये हम समझ लेते हैं। कि कहते हैं कि इन डिफरेंट फील्ड्स there occurs deflection in the cathode rays। कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन होगा, कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन होगा। जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन होगा। ये जो डिफ्लेक्शन है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन कितना डिफ्लेक्शन होगा डिपेंड्स अपॉन ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा सबसे पहली बात कि कैथोड रेज पर कितना ज़्यादा चार्ज है, कितना चार्ज है। अमाउंट ऑफ चार्ज एट कैथोड रेज, amount of charge at कैथोड रेज, कैथोड रेज पर कितना चार्ज है, पहला। दूसरा कि मास ऑफ कैथोड रेज। आप समझ रहे हैं कि अगर इसका मास कम होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा,
मास ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन कम होगा। आप जानते भी हैं भारी चीज़ ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करता है। और तीसरा कि जो फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड, जो फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन का अमाउंट। एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ क्या है, फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। तो इन सारी बातों पे डिपेंड करता है ये डिफ्लेक्शन। तो हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन का और ये जो डिफ्लेक्शन है कैथोड रेज में, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके डिसाइडिंग फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। और उनमें मैंने आपको 3 फैक्टर्स के बारे में समझाया, 3 फैक्टर्स के बारे में। पहला कि जो कैथोड रेज पर चार्ज है उसके कारण ज़्यादा चार्ज होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। दूसरा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। और तीसरा जो कैथोड रेज का मास है, आप समझ रहे हैं कि अगर मास कम होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो इसके बारे में अब कहा कि इस पर हम अगर दोनों फील्ड, एक बात यहाँ गौर कीजिए कि ये जो फील्ड हमने नहीं मतलब ये जे थॉमसन ने अप्लाई किया, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। द अप्लाइड फील्ड, द अप्लाइड फील्ड्स, कौन कौन से फील्ड्स? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड हमने लगाया है। मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में अप्लाई कर रहे हैं, इस प्लेन में अगर XY प्लेन है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड उसके YZ प्लेन में अप्लाई करना होगा जो उसके परपेंडिकुलर हो। XY प्लेन, YZ प्लेन। तो इस पूरे सेटअप में जो डिफ्लेक्शन है हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। उसको हमने पॉइंट आउट भी किया है कि A पर कैथोड रेज वहाँ है जहाँ कोई फील्ड नहीं था, बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के वो डिफ्लेक्शन हो रहा था। दूसरा B, एक ऐसा पॉइंट लिखा है मैंने जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये कैथोड रेज है। और C, ऐसे पॉइंट को लिखा है जहां वो केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में है। अब हमें दोनों फील्ड एक साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई करने हैं। दोनों फील्ड एक साथ जब हम अप्लाई करेंगे तो उसका जो साइमल्टेनियस इफेक्ट होगा उसको ऑब्जर्व करना है। तो कंडीशन ये है कि जब दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई करेंगे तो दोनों का जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हम इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अब जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तब फाइनली जो डिफ्लेक्शन हुआ, जो फाइनल दोनों के प्रेजेंस में जो डिफ्लेक्शन हुआ वो एक इतर होगा कहीं। तो when the electric field and magnetic field are applied simultaneously, अगर एक साथ अप्लाई किया गया साइमल्टेनियसली तो कैथोड रेज का कुछ पोजीशन होगा। पोजीशन ऑफ कैथोड रेज इज अदर देन ए। ठीक बात। मतलब हम जब कैथोड रेज बिना किसी फील्ड के प्रेजेंस में लिए थे, वहाँ अब कैथोड रेज नहीं है, जब दोनों फील्ड अप्लाई किया तब। अब देखना है कि हम अगर इसके फील्ड के स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को
हम एडजस्ट करते हैं, और ऐसे एडजस्ट करते हैं कि कैथोड रेज दोनों फील्ड के प्रेजेंस में वहाँ हो जहाँ वो बिना किसी फील्ड के प्रेजेंस में था। मीनिंग देयर बाई कि ऐसा लगे कि कोई फील्ड लग ही नहीं रहा है। तो उस केस में हम यही आपको कहना चाहते हैं कि बाय एडजस्टिंग द फील्ड स्ट्रेंथ, अगर हम फील्ड स्ट्रेंथ को एडजस्ट करें, द कैथोड रेज आर carried at point A, हम उसको एडजस्ट करेंगे और उसको कहाँ ले आएंगे? पॉइंट A तक। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स in this case electric field strength ये बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, तभी ना जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर है, तभी ना वो ए पर रहेगा, मतलब वो जहां बिना किसी फील्ड के प्रेजेंस में था। तो उस केस में हम ये कहते हैं कि अब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, और मैं समझता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे कि अब जब दोनों बैलेंस हो गया, वही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर बैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जिस फोर्स से इधर खींच रहे हैं उसी फोर्स से अगर इधर भी खींचा जाए तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक वही बात है कि अगर कैथोड रेज को जितना इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी खींच रहा है, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम उस समय कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर है, और जब दोनों का एक्सप्रेशन लिखकर बराबर कर दिया जाता है तब E/m रेशियो आ जाता है। इन दैट केस द E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज, तो कैथोड रेज के लिए E/m कैलकुलेट किया गया 1.76 माइनस इंटू 10⁻11 कूलम्ब kg इनवर्स। ये E/m रेशियो है कैथोड रेज का। अगर इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा पावर घट जाएगा। E/m इज इक्वल टू -1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। ये E/m रेशियो कैलकुलेट किया गया कैथोड रेज के लिए। तो कैथोड रेज का E/m रेशियो कैलकुलेट किया, और एक सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत डिफरेंट गैस भरे गए और E/m रेशियो कैलकुलेट किया गया, तो यही E/m रेशियो आया। इसका यह मतलब हुआ कि ये जो कैथोड रेज है जिसे हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल हुआ। जब ये साबित हो गया कि यही कैथोड रेज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग ये कह सकते हैं अब कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इस बात को भी मेंशन कर दिया जाए कि ऑन चेंजिंग different gases in the discharge tube, and also the electrode materials, उसमें जो इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड materials, the E/m ratio was 1.0
76 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स। ये वैल्यू कांस्टेंट था। इसका सीधा मतलब हुआ कि यह साफ साफ इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यही इससे साबित हुआ। और E/m रेशियो बहुत इंफॉर्मेशन देता है, और इससे हम इसकी मदद से, इसी डाटा की मदद से हम चार्ज भी निकाल पाएंगे, मास भी निकाल पाएंगे इलेक्ट्रॉन का, और वो काम अभी हम लोग करेंगे भी। तो आपने एक बात समझ लिया कि जे थॉमसन ने जो कैलकुलेट किया E/m, उसका प्रोसेस क्या था, उसने कैसे कैलकुलेट किया, मैं ये आपको समझाना चाह रहा था उसका प्रोसेस। और उसके बहुत कैलकुलेशन में नहीं जाना है, बस हमको ये समझ लेना है कि कैथोड रेज का E/m रेशियो -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब kg इन्वर्स होता है। ये हमें समझ लेना है। तो अब बात रही कि जब हमने इसका E/m रेशियो निकाल लिया है, तो चार्ज भी हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। और उसके लिए मिलिकन्स आयल ड्रॉप मॉडल दिया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये पता कर पाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जो फिगर है, ये मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, देख लीजिए। हम करके तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको इस फिगर की मदद से समझा सकते हैं कि हो क्या रहा है। उन्होंने एक सिलेंडर लिया, और उस सिलेंडर में कुछ सेट, जैसे यहाँ माइक्रोस्कोप सेट किया है, ये इलेक्ट्रॉन गन है जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा। जब जैसे स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। यहाँ से एक वायल का ड्रॉप, एक बूंद तेल डाला गया है, और ये पूरा सेटअप। यहाँ निगेटिव प्लेट लगाया गया। हम इस प्लेट के पोलैरिटी को बढ़ा सकते हैं, मतलब पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बात लिख देता हूँ कि पोटेंशियल कैन बी एडजस्टेड। पोटेंशियल कैन बी एडजस्टेड, पोटेंशियल एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ है। हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ से एक आयल का ड्रॉप हम डालते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस आयल पर कुछ इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे, कुछ वहाँ चिपक जाएंगे। और जब वो वायल का ड्रॉपलेट नीचे आएगा, तो हम यहाँ निगेटिव प्लेट लगाएं। हमको ये पता है कि कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है, कैथोड रेज पर। तो निगेटिव प्लेट लगा रहे हैं और उसके पोटेंशियल को मेंटेन करेंगे। तो ये जो वायल ड्रॉपलेट है वो भी निगेटिवली चार्ज है, ये इससे रिपल्सन फील करेगा। और हम इसके पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये जो आयल ड्रॉपलेट है वो सस्पेंडेड हो जाए, हवा में लटक जाए। तो जब ये आयल ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाएगा हवा में, तो हम क्या समझेंगे कि आयल ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड इन एयर। सस्पेंडेड इन एयर, वो हवा में सस्पेंड हो गया, लटका हुआ है। तो उस समय हम क्या समझेंगे कि जितना इस पर चार्ज है उतना ही चार्ज, इतना ही पोटेंशियल हम भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बात मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि व्हेन the oil droplet is suspended in the air, suspended in the air, then the total charge present at droplet ये बराबर हो जाएगा पोटेंशियल अप्लाइड के। पोटेंशियल अप्लाइड
कितना चार्ज हम अप्लाई कर रहे हैं। जब दोनों बराबर होगा तभी तो सस्पेंडेड होगा। और ऐसा पाया गया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटली द मिनिमम चार्ज अप्लाइड वो था 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके मल्टीपुल, अगर दूसरा कोई केस हो तो इसके मल्टीपुल में हुआ। तो ये जो चार्ज था, चार्ज वो आया n इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका यह मतलब हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 2 है तो उसका 2 गुना, 3 है तो उसका 3 गुना। तो इसका मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है ये पता चल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, हेंस चार्ज एट एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर चार्ज हो गया 1.9 इंटू 10⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका 2 गुना, 3 होता 3 गुना, 5 होता तो 5 गुना, और इस तरह से इसके मल्टीपल में चार्ज होंगे। तो अब हमें यह पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए कि अब हमारे पास जब चार्ज पता है और E/m रेशियो भी पता है, नाउ वी कैन कैलकुलेट मास, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। E/m रेशियो जो है वह -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब kg इन्वर्स। एंड द चार्ज अभी निकाला हम लोगों ने, चार्ज एट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो है 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अब अगर हम मास निकालते हैं, हेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो चार्ज 1.9 इंटू 10⁻⁻19 बाई 1.76 इंटू 10⁻11, तो इसको सॉल्व करने से आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इसका मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको पता चल गया। तो अब आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन का पूरा कैरेक्टराइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर जो भी बातें आपने पढ़ी वो सारी की सारी बातें इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। हम बाद में बात इस पर करेंगे डिटेल में कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी होता है और डी ब्रोगली का इक्वेशन आया। लेकिन अभी हमने जो बात कहा, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, उसमें मास आया इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास किसी पार्टिकल का होता है, वेव का नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक कंक्लूजन ड्रॉ करा कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर पोसेस करते हैं। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉन्स के कैरेक्टराइजेशन की। मतलब कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली हम लोगों ने कैरेक्टराइज कर लिया और इसमें कंट्रीब्यूशन जाता है जे थॉमसन को। और आपने पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज नाम प्लकर का दिया हुआ है, उसको एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने वाले थे क्रूक। एक क्रूक ने ही उसके मैकेनिज्म को भी प्रपोज किया था। मैकेनिज्म आने के बाद फिर जे थॉमसन ने उसको कैरेक्टराइज किया। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर के नाम में जे थॉमसन को जानते हैं। असल में एक टीम का वर्क था, बहुत सारे लोगों ने इसमें एफर्ट लगाया और उन्होंने असल में क्रेडिट गया जे थॉमसन को। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिस्ट हुए गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया और उन्होंने एक
नया रे खोज निकाला जिसको एनोड रेज कहते हैं, और वह एनोड रेज बाद में चल के उसी में थोड़ा सा केस में समझ के और ये बताया गया कि वो एनोड रेज असल में प्रोटॉन का बीम है। एनोड रेज के डिस्कवरी में गोल्डस्टीन ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए। मॉडिफिकेशंस जो पहले मॉडिफिकेशंस किए गए थे वो वही मॉडिफिकेशंस रहे हैं। एक नया मॉडिफिकेशन हुआ। पहले मॉडिफिकेशन क्या थे एक बार याद कर लीजिए। पहले के जो भी एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट हुए उसमें तो इनर वाल पे डिस्चार्ज के इनर वाल पे जो कोटिंग किया गया जिंक सल्फाइड का वो यहाँ भी था, वो कोटिंग रहा, पहली बात। दूसरी बात कि जब एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस समय जो प्रेशर मेंटेन किया गया था 0.01 टॉर, वो प्रेशर रहा। उसके बाद जो पोटेंशियल की बात आती थी, पोटेंशियल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, पोटेंशियल 11,000 वोल्ट के आसपास वो भी रहा। केवल एक मॉडिफिकेशन ये हुआ कि जो कैथोड इस्तेमाल किया जाता था पहले, अब परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया जाने लगा। परफोरेटेड कैथोड देखिए मैंने लिख दिया है, परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब एक ऐसा कैथोड जिसमें छेद है, जिसमें छिद्र किया गया हुआ, होल किया हुआ है, वो परफोरेटेड कैथोड कहलाता है। तो ऐसा कैथोड इस्तेमाल किया गया, कैथोड प्लेट इस्तेमाल किया गया। तो गोल्डस्टीन ने देखा कि बहुत सारे ग्लोज कैथोड प्लेट के पीछे नजर आ रहे थे, बहुत सारे ग्लोज नजर आ रहे थे, और इसका सीधा मतलब हुआ कि एनोड की तरफ से कुछ रेडिएशंस आ रहे हैं जो कैथोड के पीछे ग्लो जनरेट कर रहे हैं, और उन्हीं रेज को कहा गया एनोड रेज। तो ये बात कह सकते हैं आप कि ऑन पासिंग करंट at 11,000 volt and 0.01 torr pressure, many glues are there behind the कैथोड। कैथोड प्लेट के पीछे बहुत सारे ग्लूज नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है, इसका सीधा मतलब हुआ कि some radiations are coming from the एनोड प्लेट। एनोड की तरफ से कुछ रेडिएशंस आ रहे हैं, और उन्हीं रेडिएशंस का नाम रखा गया एनोड रेज। उनको कहा गया एनोड रेज। क्योंकि वे सारे के सारे एनोड रेज होल को पास कर रहे थे, इसलिए उनका नाम कनाल रेज भी रखा गया। आपने नाम सुना होगा कैनाल रेज। एनोड रेज को ही कैनाल रेज भी कहा जाता है। अब ये जो एनोड रेज ऑब्जर्व हुए परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल करने से, उन एनोड रेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लिया जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक में पहला कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाया जाता है एनोड रेज को, तो ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। इनका डिफ्लेक्शन निगेटिव टर्मिनल के तरफ होता है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे deviate towards
deviate towards negative terminal, ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसका ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनोड रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यह भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तीसरा ऑब्जर्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एनोड रेज जो है वो एनोड प्लेट से नहीं निकलता है, वो बीच में से कहीं से निकलता है। एनोड रेज आर नॉट इमिटेड, not starting from the anode plate, वह एनोड प्लेट से शुरू नहीं हो रहा है, but seem to start from in between the anode and cathode plate. एनोड एंड कैथोड प्लेट के बीच में से कहीं से ये निकला हुआ नजर आता है, कि बीच में से कहीं से ये निकल रहा है एनोड रेज। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ऑब्जर्वेशन कि जब बदला जाता है गैस, ऑन चेंजिंग द गैस in the discharge tube, एनोड रेज चेंजेज, एनोड रेज जो है वो बदल जाता है, एनोड रेज भी बदल जाता है। इसका यह एक और भी ऑब्जर्वेशन आप समझ लीजिए और तब कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ऑन क्रिएटिंग वैक्यूम, अगर हम उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दें इन द डिस्चार्ज ट्यूब, नो रेज इज ऑब्जर्व्ड, कोई रे नजर नहीं आता है। इस हमने जो 3, 4 और 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तीसरा, चौथा और 5वां पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स की मदद से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एनोड रेज आर ड्यू टू द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस है उसी के कारण एनोड रेज आ रहे हैं। एनोड रेज के इमिशन का कारण ही है उसमें का गैस, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस मिले हमें कि अगर हम गैस बदल देते हैं तो एनोड रेज बदल जाता है, गैस हटा देते हैं तो एनोड रेज नहीं निकलता है। एनोड रेज जो है वो एनोड प्लेट से नहीं निकलता, क्योंकि वो केवल एनोड की तरफ से दिखता है कि आते हुए, इसलिए हम लोग उसको एनोड रेज का नाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एनोड प्लेट से ही निकलता है। तो इतने सारे ऑब्जर्वेशंस मिलने के बाद हम कुछ कंक्लूजन पे भी पहुंच सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या होगा इसको जरा देख लेते हैं। ये क्रुक का दिया हुआ मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम ये फिर से इसको समझ सकेंगे। क्रुक ने जो एक्सप्लेनेशन दिया हम उसी एक्सप्लेनेशन को फिर से समझना चाहते हैं। क्रुक के एक्सप्लेनेशन को फिर से रिपीट करते हैं। क्रुक ने जो कहा था कि हाई वोल्टेज पे गैस के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं। तो मैकेनिज्म जरा देख लें। मैकेनिज्म ऑफ emission of anode rays
एनोड रेस निकलने का मेकेनिज्म। तो आपने देखा होगा, पहले भी देखा है कि एट वेरी हाई वोल्टेज, और वो वोल्टेज 11,000 वोल्ट था, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस get ionized to give positively charged massive part and negatively charged massless part। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ये आप पहले से जानते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई गैस है X, इस गैस को हाई वोल्टेज पे रखा, हाई वोल्टेज, तो ये टूटा Xn प्लस n इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा कि ये तो कैथोड रेज था जो एनोड की तरफ चला गया, यही था कैथोड रेज, और ये हुआ एनोड रेज, और ये मूव करेगा कैथोड की तरफ। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि जब कैथोड का डिस्कवरी हुआ उस समय भी तो एनोड निकला होगा, तो उस समय एनोड क्यों नहीं दिखा? तो उसका कारण है कि कैथोड रेज का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, तो कैथोड रेज जो है वो एनोड प्लेट को पार कर गया और वहाँ ग्लोज पैदा किया, लेकिन एनोड रेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कम है, इसलिए वो कैथोड को पार नहीं किया, और जब कैथोड में छेद किया गया, होल बनाया गया, तब एनोड रेज दिखा। ये एक्सप्लेनेशन है, मैं समझता हूँ आप कन्विंस हो गए होंगे। तो ये एनोड रेज हुआ जो किसके कारण निकला है? गैस के कारण। अब गैस बदल दीजिएगा तो ये बदल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए इफ हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इनटू द डिस्चार्ज ट्यूब, जब हाइड्रोजन गैस भरा जाएगा तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, ये बनाएगा 2H प्लस एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, यही है एनोड रेज, तो ये जो हाइड्रोजन H+ है, आप जानते हैं इसी को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, और ये एनोड रेज कुछ और नहीं, ये प्रोटॉन हुआ। इसका मतलब हुआ कि एनोड रेज ही प्रोटॉन होगा यदि हम उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरेंगे। एनोड रेज विल बी द प्रोटॉन, एनोड रेज विल बी द प्रोटॉन if hydrogen gas is taken in the discharge tube, अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरा जाए तो जो एनोड रेज होगा हम उसको प्रोटॉन कहेंगे, और वही प्रोटॉन होगा। तो एनोड रेज की डिस्कवरी हुई, और एनोड रेज में जो रेज है वो प्रोटॉन कहलाया अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरा गया। तो अगर कोई दूसरा गैस भरेंगे तो वो एनोड रेज होगा, केवल प्रोटॉन नहीं होगा। जब E/m रेशियो कैलकुलेट किया गया, E/m रेशियो फॉर एनोड रेज using hydrogen gas in the discharge tube
इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो वो E/m रेशियो आता है 9.54 इंटू 10⁻7 कूलम्ब kg इनवर्स। यह E/m रेशियो आता है और इस E/m रेशियो का ही मल्टीपुल फिर दूसरे कोई भी दूसरा गैस भरेंगे तो ये उसी के मल्टीपुल में आएगा। और इसी से ये कंक्लूजन निकाला गया, हम ये बात लिख देते हैं यहाँ, ऑन यूजिंग another gas in the discharge tube, E/m रेशियो जो था वो आया n इंटू 9.54 इंटू 10⁻7 कूलम्ब kg इनवर्स। इसका यह मतलब हुआ कि फिर से प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। इट मीन्स प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ से प्रूफ हो गया कि वह एक फंडामेंटल पार्टिकल हुआ। अब मास जो है प्रोटॉन का, सभी लोग जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन वो हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। ये मास हुआ, ये कैलकुलेटेड है। और चार्ज एट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर चार्ज जो है वो 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे, और यही कारण है कि हमारा एटम न्यूट्रल भी होता है। तो खैर ये तो बाद की बात हुई। अभी आपको ये समझ लेना है कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, केवल उनका साइन अपोजिट हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होते हैं। तो ये प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, प्रोटॉन को पहचाना। असल में वो एनोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, और एनोड रेज को आइडेंटिफाई किया था। एनोड रेज को ही प्रोटॉन कहते हैं। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरे तो ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशंस जो है वो प्रोटॉन्स के बारे में है। प्रोटॉन की डिस्कवरी के जस्ट बाद मॉडल आना था। अब तो एटम के मॉडल के बारे में बात होगी, तो जे थॉमसन का मॉडल आया, लेकिन अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा है पहले, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी के द्वारा हुई। तो अब यहाँ से रेडियो एक्टिविटी का एक सफ़र शुरू होगा। पहले हम लोग रेडियो एक्टिविटी को समझ लें, उसके बाद फिर न्यूट्रॉन के डिस्कवरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम लोग रेडियो एक्टिविटी पर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम रेडियो एक्टिविटी के लिए देंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी कैसे डिस्कवर हुए, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में असल में कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता क्यों है, ये सारी की सारी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।